नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर इस वक्त द रुबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग की नियुक्ति पर हो रही राजनीति की, और वो सारे मुद्दे जो आज द रुबिका लियाकत शो में चर्चा का विषय होंगे आपके सामने हैं। चुनावी साल आयुक्त की नियुक्ति पर कैसे मचा बवाल, कच्चा तीवू श्रीलंका को क्यों दिया गया, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था। नए भारत का नया कानून, कुछ बदलाव हुआ है और ये बदलाव आपको जानना जरूरी है। और फिर पाक का टारगेट सेट, इमरान है क्या नेक्स्ट, और फिर मेरा हिंदुस्तान, संगीत कैसे बनी पहचान। ये वो सारे मसले हैं जिन पर बात आज करना जरूरी है और इन्हीं पर बात होगी। तो चलिए द रुबिका लियाकत शो में शुरुआत करेंगे सबसे अहम मुद्दे से। संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहा, ये बताने की जरूरत नहीं। कुछ मुद्दे रहे जो हंगामे के केंद्र में रहे। सत्र का ज्यादातर वक्त बर्बाद हुआ और जो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा भी हुई उसमें लोकसभा के 3 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में लगे। मणिपुर पर पीएम के बयान की मांग पर हंगामा होता रहा। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जो लोकसभा में गिर गया। दिल्ली सेवा बिल पर हंगामा हुआ लेकिन ये विधेयक संसद से पारित हो गया। मॉनसून सेशन में लोकसभा में, ये जान लीजिए, 20 बिल पेश हुए जबकि 22 बिल लोकसभा से पास हुए। इनमें से ज्यादातर बिल बगैर किसी चर्चा के पास हो गए। एक और विधेयक जो संसद में पेश हुआ वो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला बिल। ये महत्वपूर्ण है। इस बिल पर संसद में ज्यादा हंगामा तो नहीं हुआ लेकिन संसद के बाहर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बिल पर हंगामा जारी है। हंगामे के बीच लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी बार बार उठ रहा है। ये नाम क्यों आ रहा है ये आपको बताएंगे, और ये भी कि दिल्ली सेवा बिल और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले बिल में कॉमन क्या है। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अभी कैसे होती है इस सिस्टम में। चुनाव आयोग में अभी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त, जबकि 2 चुनाव आयुक्त जो है वो भी रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया, तीनों की जो नियुक्ति है वो 6 साल के लिए होती है, लेकिन 65 साल की उम्र पूरी होते ही उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र सरकार के अनुमोदन पर राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था 30 साल से चली आ रही है। हालांकि आजादी के बाद से अब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकारों के अनुमोदन पर ही हुआ करती थी, लेकिन चुनाव आयुक्त की कुर्सियां वक्त वक्त पर कम और ज्यादा की जाती रही है। 1950 में भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ। इसे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली। 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का ही पद हुआ करता था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक चुनाव आयोग में 2 चुनाव आयुक्त और जोड़े और 3 सदस्य उसके बाद हो गए। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक चुनाव आयोग में फिर से सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त का ही पद बाकी रह गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में संशोधन किया। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्त के पद को वापस शामिल किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की बराबरी का जो दर्जा है वो मिला हुआ है और रिटायरमेंट की उम्र भी 65 साल तय की गई है। तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. सेशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। समय समय पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल ऐसे ही उठते रहे हैं। सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपनी सुविधा के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां करते हैं। फिर उन अफसरों को या फिर नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से जो उनके कहने के मुताबिक काम करे। ये आरोप हमेशा लगते रहे हैं। सरकार के जरिए सीधे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बदल दिया था। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार के जरिए सीधे ना होकर एक समिति के जरिए हो। कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, जबकि लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य हो जाए। आयुक्त के नाम पर फैसला बहुमत से किया जाए। इसके बाद नाम राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नियुक्ति हो जाएगी। यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ठीक वैसे ही बनाई जाए जैसे सीबीआई चीफ चुनने का प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट से ये जो फैसला आया वो इस साल 2 मार्च को और 10 अगस्त को सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश कर दिया था।
इस नियुक्ति की प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को बदल देना चाहती है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो सरकार के इस कानून पर ही सवाल उठाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी की एक चिट्ठी ट्वीट कर दी। 2 जून 2012 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। चुनाव आयोग की नियुक्ति कोलेजियम के जरिए हो और इसमें प्रधानमंत्री चेयरमैन हो, जबकि मुख्य न्यायाधीश, कानून मंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष इसके सदस्य होने चाहिए। कोलेजियम के जरिए नियुक्ति होनी चाहिए और कौन कौन लोग होने चाहिए वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखी थी, मनमोहन सिंह को। इस चिट्ठी में आडवाणी ने क्या तर्क दिया, ये कि इस बदलाव के लिए किसी संविधान संशोधन की भी जरूरत नहीं है और ये सिर्फ एक आदेश के जरिए संभव है। अब विपक्ष का तर्क है कि केंद्र सरकार अपने पुराने नेताओं के कथन से भी किनारा कर रही है। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल के दौरान हुई बहस में भी केंद्र पर यही आरोप लगा था। वाजपेयी सरकार और वाजपेयी सरकार के उप प्रधानमंत्री आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2003, जो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देता है। यह बिल आडवाणी जी इस सदन के भीतर लाए और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भाजपा दिलाएगी। सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, यह बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, अब विपक्ष के तर्क अपनी जगह दुरुस्त लगते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने का अधिकार ही केंद्र के जिम्मे छोड़ दिया है तो फिर इतने हंगामे और हल्ले की जरूरत नहीं लगती है। हालांकि ये बिल अभी सिर्फ पेश हुआ है, अभी इस बिल पर चर्चा होना बाकी है। संसद सत्र आज खत्म हो चुका है और अब अगला सत्र सर्दियों में शुरू होगा। कम से कम तब तक तो ये बिल सदन के गलियारों में ही ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि बीच का कोई रास्ता निकालकर और जो कोर्ट ने कहा है उसको आधार बनाकर इस कानून को देश हित में सोच समझ कर लाया जाए। और अब बात कच्चा थीरू की। 2 घंटे 12 मिनट, इतने वक्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में गंभीर मुद्दे उठाते रहे, उन पर अपनी बात रखते रहे। हर सेकंड पीएम मोदी ने गंभीरता से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। सियासत, समाज, इतिहास की कसौटी पर तोलते हुए हर शब्द वो अपने मुख से निकालते हुए नजर आए। पीएम मोदी के भाषण में 132 मिनट का यह भाषण था और हर मिनट का विश्लेषण किया जाए तो यकीन मानिए कई मुद्दों पर बात की जा सकती है। अपने भाषण के 100वें मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी सरकार की तरफ इशारा किया और एक शब्द का इस्तेमाल किया। इस शब्द के माने क्या है ये विस्तार से हम समझेंगे। ये एक शब्द जिसका पीएम ने जिक्र किया, क्या था? कच्चा थीवू। मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में गिने चुने लोगों को छोड़कर ये पता भी नहीं होगा कि कच्चा थीवू है क्या। कच्चा थीवू कहां पर है ये नहीं जानते होंगे और क्यों भारत के लिए जरूरी था नहीं पता होगा। तमिलनाडु के लोग भले ही इस जगह को जानते हों, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में इस शब्द के बारे में शायद ही कोई जानता हो। दरअसल कच्चा थीवू एक द्वीप है, एक द्वीप का नाम है जो ठीक भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये वो इलाका है कच्चा थीवू। ये श्रीलंका है, ये हिंदुस्तान है और ये कच्चा थीवू है। और डेलफ द्वीप जो है वो श्रीलंका में है, एक ये आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा है धनुषकोडी, ये यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास है। कच्चा थीवू को आपने देखा, ये वो इलाका है जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। भारत का दक्षिणी पॉइंट धनुषकोडी आपने देखा। अब से थोड़ा वेस्ट दिशा की तरफ अगर आपने देखा होगा तो वहां कच्चा थीवू द्वीप जो है वो नजर आया होगा। लेकिन
इसका जिक्र क्यों? उस मैप को देखकर आप समझ गए होंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ने वाला ये कच्चाथीवू द्वीप बहुत महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। अब आपका सवाल होगा कि ये कच्चाथीवू आखिर किस देश के हिस्से में पड़ता है, भारत के कि श्रीलंका में? जवाब है 1974 तक कच्चाथीवू भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1974 के बाद ये श्रीलंका का हिस्सा बन गया। यानी आज की तारीख में कच्चाथीवू श्रीलंका का हिस्सा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 1974 में बताइए ऐसा क्या हुआ कि कच्चाथीवू पर श्रीलंका का कब्जा हो गया? क्या श्रीलंका ने कच्चाथीवू पर जबरदस्ती कब्जा जमा लिया? क्यों भारत और श्रीलंका के बीच कोई जंग हुई क्या, जिसके बाद ये कच्चाथीवू पर श्रीलंका ने कब्जा कर लिया? आखिर क्या हुआ था? इसका जवाब मैं आपको दूंगी और इत्मीनान से दूंगी। 26 से 28 जून 1974 के बीच भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके के बीच एक डील हुई, एक संधि हुई और उस संधि के मुताबिक कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंप दिया गया। यानी ना तो कोई जंग लड़ी गई, ना कोई आक्रमण हुआ, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से भारत ने एक अहम समुद्री द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। और इसी पूरे विवाद पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में गुरुवार को पहली बार अपनी बात रखी। मैं जरा इनको, जहां भी हो, जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्चाथीवू क्या है? कोई पूछे इनको कच्चाथीवू क्या है? इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्चाथीवू क्या है। और ये कच्चाथीवू कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्चाथीवू वापस ले आइए। एक कच्चाथीवू है क्या? किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। प्रधानमंत्री के सवाल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तर्क दिया कि क्योंकि कच्चाथीवू श्रीलंका के नजदीक था, इसीलिए उसे श्रीलंका को आपसी सहमति से सौंप दिया गया। इस द्वीप पर भारतीय मछुआरों को जाने का हक मिला था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो बातें कांग्रेस कह रही है या सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं, वो सही है क्या? क्या कोई द्वीप किसी देश से सटा होगा तो उसे उस देश को सौंप दिया जाएगा? क्या श्रीलंका ने जो वादा किया था वो उसे निभा रहा है? इन सवालों को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर कच्चाथीवू का महत्व क्या है। आखिर कच्चाथीवू पर भारत का कब्जा अभी होता या वो भारत के पास होता तो क्या फर्क पड़ जाता? दरअसल कच्चाथीवू 285 एकड़ में फैला एक द्वीप है, यानी एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा। लेकिन कच्चाथीवू की अहमियत क्या बड़ी है और क्यों बड़ी है, उसे समझिए। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरे इस द्वीप का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए करते हैं। 1974 से पहले यहाँ मछली पकड़ना भारतीय मछुआरों के लिए बहुत आसान था, लेकिन जब कच्चाथीवू पर 1974 के बाद श्रीलंका का कब्जा हो गया तो फिर भारतीय मछुआरों के लिए कच्चाथीवू गिरफ्तारी की वजह बन गया। यानी जो कच्चाथीवू पारंपरिक तौर पर भारतीय मछुआरों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जगह थी, यहाँ तमिलनाडु के ईसाई समुदाय का चर्च हुआ करता था, इनफैक्ट अभी भी है, उसी कच्चाथीवू के पास जाने पर भारतीय मछुआरों को अरेस्ट कर लिया जाने लगा। श्रीलंकन नेवी ने 2019 में 190 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, 2020 में 74, 2021 में 143, 2022 में 219 भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी हुई। ये आंकड़े तो 2019 के बाद के हैं। अब आपको एक बार फिर से मैप दिखाती हूँ और ये देखिए कि कैसे कच्चाथीवू का इलाका यहाँ से मालूम करना बेहद मुश्किल होता है।
यहाँ से आप पता लगाइए, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप नज़दीक जाएंगे तो ये छोटा सा इलाका कच्चातीवू है, डेलेफ्ट द्वीप श्रीलंका का, और ये पड़ जाता है धनुषकोडी द्वीप। 3 द्वीप आपको नजर आ रहे होंगे। मालूम करना यहाँ से, अगर थोड़ा दूर, ये तो मैंने जूम इन करके आपको दिखाया है, लेकिन दूर से आप देखेंगे तो इस इलाके के बारे में पता लगाना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। मछुआरों के लिए ये मुश्किल है कि ये कौन सी भारतीय सीमा है और कौन सी श्रीलंका की सीमा है, और इसीलिए भारतीय तमिल मछुआरों को श्रीलंका की नेवी गिरफ्तार कर लेती है। इसीलिए कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंपने के बाद से ही तमिलनाडु के तमाम सियासी दल केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। साल 2013 में राज्यसभा में AIADMK के तत्कालीन सांसद डॉक्टर मैत्रेयन ने 1974 में इंदिरा गांधी के फैसले पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। भारत सरकार ने बिना किसी की सहमति के श्रीलंका को कच्चातीवू सौंप दिया। इसके लिए कोई संवैधानिक संशोधन भी नहीं किया। संसद के दोनों सदनों की मंजूरी भी इतने बड़े फैसले के लिए नहीं ली गई। 2 सितंबर 2013 को राज्यसभा में कच्चातीवू के मुद्दे को उठाते हुए डॉक्टर मैत्रेयन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान को भी कोट किया, जिसके मुताबिक अटल जी ने भी इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध जताते हुए कहा था कि देश की पीठ के पीछे भारत की भूमि को विदेश को देने का निर्णय कर दिया गया। ये समझौता नहीं, समर्पण है। कच्चाथीवू तमिलनाडु का एक हिस्सा है और भारत का भाग है। संविधान में संशोधन किए बगैर क्या ये काम हो सकता है? कच्चाथीवू पर इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। 2008 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने कच्चाथीवू मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई। इस याचिका में 1974 में की गई एग्रीमेंट को रद्द करने की मांग की गई। मामला अभी भी कोर्ट में है, और इसी दौरान यानी 2008 में ही तमिलनाडु के उस वक्त के मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस मुद्दे को लेकर एक लेटर लिखा। ये लेटर भी हमारे पास है। कच्चाथीवू के इतने बड़े मामले पर इन लेटर्स का जो है बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर एक प्रधानमंत्री ने भारत के एक महत्वपूर्ण द्वीप को दूसरे देश को कैसे सौंप दिया, और संसद में इस पर चर्चा तक नहीं हुई। इस बात को आप ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस वक्त आपातकाल लगा हुआ था। इस एग्रीमेंट के 1 साल बाद देश में आपातकाल लगा था। 1 साल बाद 1974 की घटना 1975 में हुआ था, आप सब जानते हैं। और फिर आप सदन में क्या सुनते हैं? जब राहुल गांधी आते हैं तो ये कहते हैं कि भारत माता की मणिपुर में हत्या कर दी गई। और ये क्या था? ये तब हुआ जब संसद वाकई काम कर रही थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना संसद की अनुमति के इतना बड़ा फैसला कर लिया। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में कच्चाथीवू को भारत में लाने का प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर का मसला राज्य नहीं सुलझा सकता है, आप भी जानते हैं। इसके लिए तो केंद्र सरकार को दखल देना होता है। अब सवाल ये उठता है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद कच्चाथीवू को वापस क्यों नहीं लिया गया? दरअसल श्रीलंका और भारत सरकार के बीच कच्चाथीवू द्वीप एग्रीमेंट जो 26 और 28 जून 1974 को हुआ था, इसे एक पक्ष यानी सिर्फ भारत सरकार अपनी तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। आपसी सहमति से अगर दोनों देश राजी होते हैं, उसके बाद ही कच्चाथीवू को भारत अपने पास ले सकता है। दूसरा रास्ता क्या है? युद्ध का। भारत को फौज के दम पर कच्चाथीवू को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। श्रीलंका से भारत ने कभी युद्ध नहीं किया है। दोनों देशों के बीच मित्रता का रिश्ता है। भारत अगर श्रीलंका के मुद्दे पर ताकत का इस्तेमाल करेगा तो एक और पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान तो आप देख ही रहे हैं। चीन को भी ऐसे में मौका मिल जाएगा कि वो श्रीलंका को भारत के खिलाफ और ज्यादा उकसा सके, और इसीलिए मोदी सरकार 1974 के एग्रीमेंट को रद्द करने के लिए चर्चा का रास्ता अपना सकती है। लेकिन श्रीलंका को इस बात पर मनाना, अब बताइए, आसान होगा? क्योंकि कोई देश अपने कब्जे की जगह किसी और दूसरे देश को इतनी आसानी से क्यों दे देगा? हालांकि भारत 1974 के एग्रीमेंट में लिखी शर्तों को मानने के लिए श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है। 1974 में श्रीलंका के साथ भारत सरकार के एग्रीमेंट के आर्टिकल 5 में लिखा था कि भारतीय मछुआरे, पर्यटक कच्चाथीवू पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के जा सकते हैं। लेकिन श्रीलंकन नेवी इस समझौते का लगातार उल्लंघन कर रही है और भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसी वजह से गुरुवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इसकी बड़ी वजह थी कांग्रेस सरकार की तरफ से की गई ऐतिहासिक गलती को देश के सामने लाना। लेकिन एक सरकार की ऐतिहासिक गलती का खामियाजा तमिलनाडु के गरीब मछुआरों को भुगतना पड़ रहा है, जिसको ठीक करना अब सरकार के लिए बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका जिक्र और देश को इसकी जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपके सामने द रूबिका लियाकत शो में कच्चा थीवू का ये सच रखा हमने। और अब बात नए भारत की, नए कानून की करेंगे। भले ही हमारा देश अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे ज़्यादातर कानून अब भी अंग्रेज़ों की मंशा के मुताबिक ही चल रहे हैं। अंग्रेज़ों ने ये कानून अपनी सहूलत के हिसाब से बनाए। इन कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत में संसाधनों को लूटना था और अगर कोई व्यक्ति या गुट इस लूट के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता तो उन्हें इस कानून के जरिए दबाया जाता था। लेकिन अब अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून से आज़ादी का वक्त आ गया है। आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अब देश अंग्रेजों के बनाए कानून से नहीं चलेगा, खुद के कानून से चलेगा। जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। आप भावना को समझिए और उस कथन को समझिए। वो जो कानून अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, उनका काम था दंड देना, न्याय देना नहीं। गृह मंत्री ने अंग्रेजों के कानून का पूरा ढांचा बदलने का फॉर्मूला आज पेश किया। अब सरकार इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस कोड, इंडियन पीनल कोड 1860 में बनाया गया था, इन सब का जो है ये पुराने कानून है जिसको बदल दिया जाएगा। नए बिल आपके सामने 1860 में बनाया गया था, ये पूरा का पूरा जो आपको इस वक्त इंडियन पीनल कोड नजर आ रहा है, जिसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि 1898 में बना था, उसकी जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 प्रस्तापित होगी। इंडियन एविडेंस जो कोड है जो 1872 में बना था, उसकी जगह अब इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 रखा जाएगा। सरकार कह रही है कि इन तीनों कानूनों की जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनका मकसद महज सजा देना नहीं होगा, बल्कि ये लोगों को सुरक्षित रखने, इंसाफ देने के लिए लाए जा रहे हैं, दंडित करने के लिए नहीं, न्याय देने के लिए लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल लाल किले से इसका संकेत 5 प्रणों के जरिए दिया था। पीएम मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। तो साथियों, मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जिन 5 प्रणों की बात कही थी, वो है पहला प्रण 2047 तक विकसित भारत, दूसरा प्रण गुलामी के निशान से आजादी, तीसरा प्रण विरासत पर फख्र गर्व, चौथा प्रण एकता एकजुटता पर जोर, पांचवा प्रण नागरिकों का कर्तव्य। इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने 5 प्रणों में से एक प्रण गुलामी की निशानियों से आजादी की पहल कर दी है। इस पर बीते 4 साल से काम चल रहा था।
4 साल में इस बिल के लिए 158 बैठकें हुई और 18 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के साथ आम लोगों ने भी इस पर सुझाव दिए। कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता। तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। इस पहल के तहत या इन कानूनों को बदलने के लिए लंबे अरसे से आवाज तो उठ ही रही थी। लिहाजा जो नए कानून बनेंगे उनमें महिला के प्रति अपराध, मॉब लिंचिंग पर फांसी तक की सजा मिल सकती है। इसके अलावा चेन स्नैचिंग, लव जिहाद, वोटरों को रिश्वत देने के अपराध में भी सजा मिलेगी। अगर कोई अपराधी फरार हो गया तो उसकी गैर मौजूदगी में भी केस चलेगा और सजा सुनाई जाएगी। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है, चले गए, देश छोड़कर भाग गए। आज उन पर ट्रायल नहीं होती। हमने तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी और उनको सजा भी सुनाएगी। हमारे देश में मौजूदा कानून का या कानूनों का जो हाल है उसमें किसी केस में सजा दिलाना सबसे टेढ़ा काम है। मैं आपके सामने कुछ आधिकारिक आंकड़े रख रही हूं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूं। इजराइल में 93%, अमेरिका में 90%, इंग्लैंड में 80%, कनाडा में 62% और भारत में 50% केस में ही आरोपी को सजा मिलती है। अब सरकार ने 90% मामले में आरोपी को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह कानून में किया है। राजद्रोह कानून क्या है, अब ये भी जान लीजिए। आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है जिसमें सरकार के खिलाफ काम करना या बोलना राजद्रोह हो सकता है, चाहे वो मौखिक रूप से, लिखित रूप से या संकेतों और तस्वीरों के जरिए किया गया हो। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है जिसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस कानून के तहत आरोपी को सरकारी नौकरी करने से भी रोका जा सकता है। राजद्रोह कानून भी अंग्रेजों के जमाने का कानून है। अब मैं आपको बताती हूं कि राजद्रोह का कानून क्यों लाया गया था। यह कानून इसलिए लाया गया था ताकि अंग्रेजों के शासन से आज़ादी चाहने वालों की आवाज़ को दबाया जा सके। इसीलिए 1870 में वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जज जेम्स स्टीफन ने आईपीसी में राजद्रोह को आर्टिकल 124A के तहत शामिल कराया। इस कानून का इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नेताओं के खिलाफ किया गया। इसके तहत जिन लोगों ने सजा भोगी उनमें शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी थे। जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान तैयार हुआ तो उसमें राजद्रोह शब्द नहीं था। हालांकि आईपीसी में राजद्रोह का आर्टिकल 124A मौजूद रहा, उसे नहीं हटाया गया। आजादी के बाद राजद्रोह का पहला केस 1951 में दर्ज हुआ था, जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस केस को नागरिक अधिकारों के खिलाफ बताया। जब तो 1951 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया और इसे और सख्त कर दिया। इसके बाद साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार ने सीआरपीसी 1874 की जगह सीआरपीसी 1973 को लागू कर दिया, लेकिन राजद्रोह के आरोप को संज्ञेय अपराध बना दिया गया। पुलिस को बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने की छूट मिल गई। ब्रिटेन ने खुद 2010 में राजद्रोह का यह कानून खत्म कर दिया, लेकिन यह भारत में आज तक लागू है। अंग्रेजों के जमाने के इन कानूनों को हटाना मोदी सरकार के एजेंडे में शुरू से रहा है। पीएम मोदी 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही कई बार इस बारे में कह चुके हैं।
बीते 8 वर्षों में भारत के नागरिकों से सरकार का दबाव हटाने पर हमारा विशेष जोर रहा है। आप भी जानते हैं कि देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। देखिए, कोई भी देश और समाज कानून से ही चलता है, लेकिन ये कानून उस देश के लोगों द्वारा बनने चाहिए, वहां की व्यवस्था को देखते हुए उसके अनुरूप बनने चाहिए। कोई देश किसी और देश के बनाए कानून से कैसे चल सकता है, और वो भी 173 साल पहले बनाए गए कानूनों पर। इसीलिए कानून बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों ने भारत के कानून भारतीयों के दमन के लिए इस्तेमाल किए थे, जो आज भी चल रहे थे। और यकीन मानिए, इन्हीं कानूनों की वजह से पुलिस को आज भी भारत में हेल्प करने वाले के बजाय दमन करने वाले के रूप में देखा जाता है। इस सोच को बदलने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए नई आईपीसी की जरूरत है, जिसे अब केंद्र सरकार ला रही है, और हमें इसको वेलकम करना चाहिए। और अब बात द रूबिका लियाकत शो में पाकिस्तान की। गांधी जी ने अपनी एक किताब द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में एक बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, पीपल आर द रूट्स, द स्टेट इज द फ्रूट। यानी जनता लोकतंत्र की जड़ है और राज्य उसका फल है। भारत की जनता ने प्यार को चुना। आज आजादी के करीब 76 साल बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र भारत है। लेकिन पाकिस्तान की मांग करने वालों ने नफरत को चुना, और आज 75 साल बाद पाकिस्तान में नफरत है, और वही बोई भी जाती है। इस नफरत की दुकान में पाकिस्तानी और पाकिस्तान का लोकतंत्र कैसे झुलस रहा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र है ही कहां, मुझे बताइए। जो थोड़ा बहुत दिखावा भर भी बचा है, उसे भी खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान की जनता से मेरे कुछ सवाल है। क्यों आज तक आपका एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया? क्यों आपके देश में आर्मी बार बार सत्ता पर काबिज हो जाती है? क्यों पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को खत्म किया जा रहा है? क्यों आपका देश दिवालिया होने की कगार पर है? ये सवाल आज मुझे पूछने जरूरी है, और ये इसलिए है क्योंकि आपके यहां अपाहिज सरकारें बनाई जाती है। आप लोग मजहब के नाम पर वोट देते हैं। आप कश्मीर दिलाने के झूठे ख्वाब दिखाने वालों से अपने वोटों का सौदा कर लेते हैं। इसीलिए तो आपके नेता इसका नाजायज फायदा उठाकर अपना घर भरते हैं, विदेशों में रहते हैं, बच्चों को आलीशान मकानों में रहने की सुविधा देते हैं, बाहर पढ़ाते हैं, महंगे महंगे जूते और बैग खरीदते हैं, और आपको मुट्ठी भर आटा तक नसीब नहीं होता। अगर सचमुच पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क का भला चाहती, तो वहां नफरत फैलाने वाले, आतंक फैलाने वाले नेताओं की जीत ना होती। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग हो चुकी है, सुन लीजिए। अब कार्यकारी पीएम बनाने की तैयारी चल रही है। जो चुनाव करवाकर नई सरकार बहाल करेंगे, ये उनके जिम्मे होगा। इससे पहले पीएम इमरान खान का पक्का इंतजाम कर दिया गया। 3 साल की सजा, 5 साल के लिए चुनाव ना लड़ने की बात। इमरान का तो राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त 2 धड़े हैं। पहला धड़ा जिसमें पाक आर्मी और सरकार शामिल है, दूसरा धड़ा जिसमें इमरान खान और पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट शामिल है। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी ही असली खिलाड़ी है, द मेन प्लेयर एंड द ओनली प्लेयर। इसीलिए इमरान सियासी मैदान के बजाय जेल में है, चूहों संग रह रहे हैं, चींटियां काट रही है। इमरान को किस तरह पाकिस्तान में ठिकाने लगाया गया है, वो आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ। इमरान को सजा इस्लामाबाद सेशंस कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने सुनाई। इमरान खान और उनकी टीम करीब 1.5 साल से सुनवाई टालने की कोशिश में थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट से उनको मदद भी मिल रही थी। इमरान खान की लीगल टीम ने एक पिटीशन दायर कर ये कहा था कि जज हुमायूं दिलावर इमरान को पसंद नहीं करते, लिहाजा उन्हें सुनवाई से हटाकर किसी और जज को लगाया जाए। लेकिन इस याचिका पर फैसला होता इससे पहले ही जज दिलावर ने खान को सजा सुनाई और इमरान जेल में है। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर पर सवाल उठने शुरू हो भी गए कि आखिर जज साहब जो है वो सजा देकर विदेश क्यों भाग गए।
कहा तो ये भी जाने लगा है कि जज साहब ने शहबाज सरकार के इशारे पर इमरान को जेल भेजा। जज साहब अपनी फैमिली लेकर लंदन चले गए। वहीं लंदन में जहां पर नवाज शरीफ रह रहे हैं, उसी लंदन में पाकिस्तान के ARY न्यूज के मुताबिक न्यायाधीश दिलावर 5 से 13 अगस्त तक एक यूनिवर्सिटी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं, लेकिन उनका नाम शुरू से इस लिस्ट में अगर होता तो ये सवाल ना उठते। शुरू में इस लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद 4 अगस्त को जोड़ा गया, यानी इमरान को जेल भेजने वाले जज साहब के लिए सारा कार्यक्रम फिक्स किया गया। इमरान के साथ उनकी पार्टी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इमरान 14 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। कहा जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद इमरान के समर्थक जो हैं वो सड़कों पर एक बार फिर आ जाएंगे, पहले की तरह उत्पात मचा सकते हैं। अगर ये साजिश सफल रहती है तो जेल से इमरान को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। यही पाकिस्तान का इतिहास रहा है। अब तक इमरान खान से पहले पाकिस्तान में 45 बड़े नेताओं की हत्या हो चुकी है, 45। ये सिलसिला पाकिस्तान बनने के 4 साल में ही शुरू हो गया था, जब भरी सभा में लियाकत अली को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। पाकिस्तान में कुर्सी छोड़ने के बाद नेताओं का क्या हाल हुआ, आप जानिए। पाकिस्तान बनने के मात्र 4 साल बाद ही पहले प्रधानमंत्री को मार दिया गया। 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी के एक बड़ी कंपनी या एक इलाका है कंपनी बाग, वहां पर लियाकत अली को सभा के दौरान गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को भी तख्ता पलट के बाद सेना ने 4 अप्रैल 1979 को फांसी पर लटका दिया। इसके बाद आर्मी चीफ जियाउल हक ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा समय तक तानाशाही की, लेकिन उनका भी विमान हादसे में मरने की खबर आई। कहा जाता है कि यह प्लान्ड मर्डर था। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भुट्टो को मार दिया गया। रावलपिंडी में एक चुनावी रैली में भाषण देकर इनफैक्ट आ रही थी, तभी हमलावर ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और खुद को भी बम से उड़ा दिया। कुछ इसी तरह का हमला इमरान खान पर भी किया गया था। याद कीजिए, जब इमरान वजीराबाद में रैली कर रहे थे तभी फायरिंग हुई, लेकिन इसमें वो बाल बाल बच गए। दरअसल इमरान खान अपनी बढ़ती लोकप्रियता से शहबाज सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, इसीलिए इमरान को जेल भेजना जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी की वजह से शहबाज सरकार उनको जेल में नहीं डाल पाई। इस बार तोशाखाना केस में निचली अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई इमरान को, वैसे ही पुलिस लंच करते हुए इमरान खान को घर से उठाकर ले आई। पाकिस्तान की हालत कैसी है? आज तक पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस पर मुझे पंडित नेहरू का एक किस्सा याद आ जाता है। आजादी के सिर्फ 10 सालों के अंदर पाकिस्तान में 7 प्रधानमंत्री बदल गए। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तंज कसा और कहा, मैं तो इतनी जल्दी धोतियां भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने प्रधानमंत्री बदल देता है। दरअसल पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र था ही नहीं। जितने भी प्रधानमंत्री बने सब सेना की कृपा से। इसीलिए सेना ने जब चाहा हटाया, जब चाहा बिठाया, शासन अपने हाथों में लिया। इमरान खान भी सेना के आशीर्वाद से ही प्रधानमंत्री बने थे। ही वॉजंट इलेक्टेड, ही वॉज सेलेक्टेड। लेकिन सेना की तकरार की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसका नतीजा ये हुआ कि विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। अब नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के पीएम बन गए। कहा जाता है शहबाज तो सिर्फ पीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, केयर टेकर थे, कठपुतली थे, असली सुपर बॉस तो नवाज शरीफ है। अगले महीने घर वापसी भी कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इमरान को कुर्सी से हटाने का आइडिया किसी और का नहीं, नवाज शरीफ का ही आइडिया था। ये देखिए, इमरान खान और दूसरी तरफ जो है 3 लोग। और ये 3 लोग कौन हैं? ये 3 लोग वो हैं जिनके इशारे पर इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। उन्हीं ने शहबाज को विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने और पीएम बनाने का फॉर्मूला दिया। किन्होंने? जो इस वक्त सबसे बड़ी मूर्ति के तौर पर यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, नवाज के इशारे पर ही शहबाज शरीफ ने इमरान को घोर विरोधी, ये कौन? इमरान खान थे घोर विरोधी। और इमरान खान के घोर विरोधी को इन्हीं साहब ने चीफ बना दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर पहले पाकिस्तान की कुख्यात जासूसी एजेंसी आईएसआई के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन 8 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के जोर देने पर उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के साथ बदल दिया गया। मुनीर के इस डिमोशन की वजह से इमरान और आर्मी में 36 का आंकड़ा हो गया।
जब इमरान के जेल जाने के बाद नवाज शरीफ की लॉटरी लग सकती है, पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वाले फिर कहते हैं कि शाहबाज से पहले नवाज शरीफ को ही ऐसे ही कार्यकारी पीएम बनाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वो इतने छोटे कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए पीएम बनना चाहते थे। हालांकि भारत के लिए जैसे नवाज थे वैसे ही इमरान है। दोनों से भारत को कोई उम्मीद नहीं है। इन दोनों ने भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी निराश किया है और हम बस एक पड़ोसी मुल्क को इसलिए बेहतरी में देखना चाहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं और हम चाहते हैं कि बंदर के हाथ में उस्तरा अगर हो तो वो सलीके से रहे, टेम्ड रहे, और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और अब बात करेंगे, ये मेरा हिंदुस्तान है। अभी कुछ दिन पहले द रूबिका लियाकत शो में हमने कश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा लिपि की बात की थी, जिस पर मुझे बड़ी संख्या में आपके जवाब मिले हैं, समर्थन मिला है। इस सेगमेंट में बिल्कुल अपने दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश होती है। आप लोगों को ये सब पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज एक और ख़ूबसूरत चीज़ का जिक्र होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। इसकी संस्कृति, इसकी कला, इसकी परंपरा, इसको अगर हम नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे नहीं जानेंगे, तो फिर ये देश मजबूत कैसे होगा। आज इसीलिए बात होगी संगीत की। हम जो शास्त्रीय राग, बंदिशें, ख्याल, गज़ल, तोड़ी, हरकतें, मुर्खियाँ, ये जो सुनते हैं ना, ये सब संगीत की बोलियाँ हैं। लेकिन ये बोलियाँ और ये हिंदुस्तानी संगीत अरसे तक मौखिक रूप में ही था, इन्हें लिखा नहीं गया था। हजारों साल तक इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से सिखाकर सौंपा जाता था, और इसीलिए कहते थे ये यज्ञ है, ये इबादत है। पहले किसी को संगीत का ज्ञान अगर चाहिए होता था तो उसे कोई गुरु खोजना पड़ता था, या गुरु अपने बच्चों या किसी चेले को खोजकर सिखाया करता था। इन्हें संगीत के घराने के तौर पर जाना जाता था। ये घराने आज भी चलन में है। इसमें मुश्किल ये होती थी कि इसका हिस्सा बनना बहुत बहुत डिफिकल्ट था। जो लोग उस सर्कल में शामिल हो जाते वो ब्लेस्ड थे, प्रिविलेज थे। आपके हमारे जैसे आम इंसान इस सिस्टम में घुस नहीं पाते थे। इसका सिस्टम बनाया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। इनको नमन हमें करना चाहिए। उनका जन्मदिन 10 अगस्त 1860 को मुंबई में हुआ था, अभी बीता है। वो कानून के जानकार थे, लेकिन उनका मन संगीत में रमता था। इसीलिए उन्होंने 6 साल तक एक पारसी मंडली से जुड़कर संगीत सीखा। भातखंडे चाहते थे कि संगीत इन घरानों की कैद से आज़ाद हो जाए। इसीलिए यहाँ से सीखने के बाद भातखंडे ने पूरे भारत की यात्रा की। वो उस ज़माने के सभी बड़े संगीतकारों, गुरुओं, उस्तादों से मिले और उनसे संगीत की बारीकियाँ सीखी। इसके बाद उन्होंने बंदिशों और रागों की पढ़ाई के लिए स्वरलिपि पद्धति बनाई। उन्होंने संगीत के लिए नोटेशन सिस्टम बनाया। संगीत शिक्षा को आम लोगों को समझाने के लिए, उसे और आसान बनाने के लिए उन्होंने एक तरीका इजाद किया जिसे थाट कहा जाता है। उन्होंने रागों को कैटेगरी के हिसाब से 10 थाट में बांटा। ये संगीत प्रेमियों के लिए एकदम नई बात थी, क्योंकि पुराने ग्रंथों को बदलते हुए ज़माने के हिसाब से अपडेट नहीं किया गया था। संगीत में जो बदलाव आए और नई नई शैलियाँ बनी, उस पर पहली बार काम हो रहा था। इसके लिए भातखंडे ने कई किताबें लिखी ताकि संगीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से भी। इसके साथ ही उन्होंने संगीत की औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज भी शुरू किए। 1916 में उन्होंने बड़ौदा राज्य संगीत विद्यालय का पुनर्गठन किया और ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने 1926 में लखनऊ में मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की, जिसे अब भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। इनका सिलेबस भी उन्होंने ही तैयार किया। जगह जगह जाकर संगीत सीखने के लिए भातखंडे ने कितनी मशक्क़त की, इसकी एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार भातखंडे को ये पता चला कि जयपुर घराने के उस्ताद अश्क अली खान ख्याल गायकी में माहिर है, जो तब मुंबई में ही रहते थे। भातखंडे उनके पास सीखने गए।
आश्क अली की माली हालत थोड़ी सी खराब थी तो भातखंडे ने उनको ट्यूशन फीस देने के लिए कहा। आश्क अली उन्हें जो गायकी सिखाते वो सब भातखंडे नोट किया करते। इस तरह करीब 3 महीनों में उन्होंने 250 ख्याल नोट कर दिए, लिख दिए मतलब। ये उस जमाने में बहुत बड़ी खबर थी, इसीलिए यह खबर जयपुर भी पहुंच गई, जहां उस्ताद के पिता उस्ताद मोहम्मद अली खान रहते थे। वो तमतमाए हुए जयपुर से मुंबई आए और भातखंडे से बोले कि तुमने मेरे बेटे से जो जो सीखा वो मुझे अभी गाकर सुनाओ। इस पर भातखंडे ने अपनी नोटबुक निकाली और नोटेशन के हिसाब से ख्याल गाकर सुना दिए। ये सुनकर बड़े मियाँ उस्ताद अश्क पर चिल्लाने लगे कि तुमने मेरे घराने का पूरा खजाना लुटा दिया, इससे अच्छा था कि तुम भूखों मर जाते, तुमने हमारे घराने को कंगाल कर दिया। ये सुनकर भातखंडे जी बड़े मियाँ के कदमों में जा गिरे और बोले, आपके बेटे की इसमें कोई गलती नहीं है उस्ताद, मैंने ही उन्हें मजबूर किया था, लेकिन अब मैं भी आपका चेला हूँ। आप यकीन रखिए कि मैं कभी इस ज्ञान का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। हिंदुस्तान में संगीत की पढ़ाई इस तरह शुरू हुई। पंडित भातखंडे ने संगीत की शिक्षा को आम लोगों तक कैसे पहुंचाया, ये सब आपके सामने है। मैं भी पंडित भातखंडे को नमन करना चाहती हूँ कि जो चीज़ कुछ लोगों तक रहती थी, उनके लेखनी के बाद, नोट करने के बाद अब वो घर घर पहुंची है। ये मेरा हिंदुस्तान है। द रूबिका लियाकत शो में आज बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।